वेलकम टू कल्याण भारत आईएएस। आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बारे में गहनता से डिस्कशन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इसका कंटेक्स्ट क्या है, इतिहास क्या है, प्रेजेंट में क्या परिस्थिति है और फ्यूचर में क्या हो सकती है। भारत के साथ भी इसको जोड़ के गहनता से विचार विमर्श इस वीडियो सेशन में किया जाएगा। इसकी शुरुआत हम करते हैं हाल ही में जो जेलेंस्की हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उस बयान में वो कहते हैं कि रूस के द्वारा जो यूक्रेन के 5वें हिस्से को कब्जा कर लिया गया है वो उसे वापस पाने के लिए इंतजार करेंगे और फिलहाल एक समझौता करना चाहते हैं, जिसमें समझौता में वो चाहते हैं कि यूक्रेन के पास जो ज़मीन अभी है उस पर ना ही रूस हमला करे और ना ही किसी तरह का कोई कब्जा करे। इस शर्त पे यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस के साथ समझौता करना चाहते हैं, युद्ध विराम करना चाहते हैं। प्रेजेंट में क्या स्थिति है? जेलेंस्की ने नाटो से यूक्रेन के नियंत्रित क्षेत्रों के लिए सुरक्षा गारंटी की मांग की है। जो प्रेजेंट में यूक्रेन के पास जमीन है उसकी सुरक्षा की गारंटी जेलेंस्की ने मांगी है। यदि ऐसा समझौता तब होगा जब शेष यूक्रेन के लिए सुरक्षा सुनिश्चित हो और संघर्ष की समाप्ति हो। लगभग 5वें हिस्से को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करने को जेलेंस्की तैयार है। यानी कि फिलहाल इस समझौते में उस हिस्से पे जिस पे रूस का कब्जा है उस पर चर्चा नहीं होगी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद युद्ध विराम और शांति समझौते की चर्चा और भी तेज हो गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान इस युद्ध को यूं चुटकी में कह सकते हैं घंटों में समाप्त करने की बात कही थी। अब इसके संदर्भ को थोड़ा समझ लेते हैं। नाटो में यूक्रेन की सदस्यता की संभावना, देखिए इसकी शुरुआत ही, इस युद्ध की शुरुआत ही आप कह सकते हैं कि जो बड़े लेवल पे हुई वो यूक्रेन के जो नाटो में शामिल होने की संभावना बनी, जिसमें वो शामिल होना चाहता है। यूक्रेन लंबे समय से नाटो में शामिल होने की इच्छा रखता है। यूक्रेन का नाटो में शामिल होना अब केवल समय की बात है, यह कहना है नाटो महासचिव का। रूस की प्रतिक्रिया क्या है जहां से युद्ध की शुरुआत हुई? देखिए रूस बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो और इसलिए वो कड़ी प्रतिक्रिया इस पे देता है, चेतावनी भी देता है। यदि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता है तो रूस की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा होगा। उन्होंने इसके गंभीर परिणामों की भी संभावना जताई। यूक्रेन की रणनीति क्या है? यदि नाटो सुरक्षा गारंटी प्रदान करता है तो यूक्रेन कूटनीतिक तरीकों से अपने शेष क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यानी कि नाटो में शामिल होकर वो रूस के साथ कह सकते हैं कि कूटनीतिक तौर पे, सीधे तौर पे युद्ध करके या जो भी तरीका हो, वो जो क्षेत्र है रूस के कब्जे में उसे वापस पाने के लिए भी प्रयास करेंगे। यूक्रेन सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और कूटनीतिक प्रयासों पे जोर दे रहा है। ये छोटा सा यहाँ निष्कर्ष हम इसका देख लेते हैं कि यूक्रेन की नाटो सदस्यता और सुरक्षा गारंटी की मांग एक जटिल, देखिए अब एक तरह से यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाह रहा है, रूस बिल्कुल इसके खिलाफ है और सुरक्षा गारंटी की मांग भी कर रहा है। तो ये दो परिस्थिति बिल्कुल ही मतलब कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स हो जा रही है, जटिल हो जा रही है, एक जटिल भू राजनीतिक मुद्दा हो जा रही है जिसमें विभिन्न पक्षों की प्रतिक्रियाएं और रणनीतियां शामिल हैं। अब समय के साथ इस पे स्पष्टता आएगी कि क्या होगा। रूस और यूक्रेन का इतिहास एक गहन दृष्टिकोण डाल लेते हैं। देखिए कुछ भी जो प्रेजेंट में हो रहा है वो सिर्फ प्रेजेंट के कारण या पिछले 2-3 सालों के कारण नहीं होता है, उसका एक लंबा इतिहास रहता है। थोड़े चर्चा उस पर भी हम कर लेते हैं। देखिए रूस और यूक्रेन का इतिहास सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, भौगोलिक दृष्टिकोण से गहराई से जुड़ा हुआ है। दोनों देशों के बीच के वर्तमान संघर्ष को समझने के लिए उनके ऐतिहासिक संबंधों का अध्ययन जरूरी है, जो कि हम यहाँ करने जा रहे हैं। प्रारंभिक इतिहास, कीयवन रस जो 9वीं-13वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राज्य था। वाइकिंग रूरिक वंश ने इसे स्थापित किया था। इसकी राजधानी कीव, जो कि प्रेजेंट में यूक्रेन की राजधानी है, यह राज्य आज के रूस, यूक्रेन और बेलारूस के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास की नींव माना जाता है। सोच के देखिए, इसकी इतिहास को जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको पूरा कनेक्शन समझ में आएगा। धार्मिक प्रभाव क्या है? 988 ईस्वी में कीवन रस के राजकुमार व्लादिमीर ने ईसाई धर्म स्वीकार किया और पूर्वी ऑर्थोडॉक्स चर्च की स्थापना की। यह धार्मिक परंपरा रूस और यूक्रेन दोनों में प्रमुख बनी रही। फिर हुआ मंगोल का आक्रमण 1240 में। मंगोल साम्राज्य के आक्रमण के बाद कीवन रस का पतन हुआ। कीवन रस छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया और मास्को, वहीं से जो रूस का राजधानी है, धीरे धीरे एक मजबूत केंद्र के रूप में उभरा और बाद में रूस का केंद्र बन गया। साम्राज्यीय युग, पोलिस लिथुआनियाई नियंत्रण 14वीं से 17वीं शताब्दी, यूक्रेन पर नियंत्रण। 14वीं सदी में यूक्रेन का अधिकांश हिस्सा पोलिस लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल के अधीन में आ गया। इस दौरान यूक्रेन में पश्चिमी कैथोलिक प्रभाव पड़ा।
देख रहे हैं यहाँ से पश्चिमी कनेक्शन यूक्रेन का बनता जा रहा है। रूसी साम्राज्य का विस्तार 17वीं से 18वीं सदी, पेरियास्लाव समझौता 1654 में। ये मैं थोड़ा क्विक इसलिए समझा दे रहा हूँ कि इसका कंटेक्स्ट आपको बहुत जानने की जरूरत नहीं है, बस एक फैक्ट्स जान जाइए। कोसेक नेता बोहदान खमेलनित्सिक ने रूस के जार से मदद मांगी और रूस के साथ एक समझौता किया गया 1654 में। इस समझौते ने रूस को यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर नियंत्रण दे दिया। 18वीं सदी में धीरे धीरे रूस ने यूक्रेन के शेष हिस्सों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। फिर हुआ इसका रूसीकरण और यूक्रेनी पहचान पर होने लगा। रूसीकरण की नीति क्या इसमें हुआ? रूसी साम्राज्य ने यूक्रेन में रूसी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दे दिया और यूक्रेनी पहचान को दबाने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय पहचान का उदय 19वीं सदी में यूक्रेनी राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, जैसा कि हर देश में होता है, जिसने भाषा और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की मांग शुरू हो गई। लेकिन उसी समय सोवियत युग शुरुआत होती है और इसमें सोवियत संगठन का गठन होता है, जिसमें यूक्रेन एक संस्थापक सदस्य होता है। इसे यूक्रेनी सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के रूप में जाना गया। होलोडोमोर 1932 से 1933 के बीच में एक संकट आया। स्टालिन की नीतियों के तहत यूक्रेन में कृत्रिम अकाल, जिसे होलोडोमोर कहा गया, जिसमें लाखों लोग मारे गए। कई इतिहासकार जो है इसे नरसंहार माना। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में यूक्रेन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत और नाजी सेनाओं के बीच एक प्रमुख युद्ध क्षेत्र बना था। युद्ध के बाद सोवियत संघ ने क्रीमिया को यूक्रेन में स्थानांतरित कर दिया। ये क्रीमिया जो कि अभी हाल में कुछ वर्ष पहले रूस ने क्रीमिया पे कब्जा किया था। यूक्रेनी स्वतंत्रता आंदोलन 1980 के दशक में सोवियत संघ के कमजोर होने के साथ यूक्रेन में स्वतंत्रता की मांग तेज हो गई और यहीं से फिर शुरुआत होती है आधुनिक युग। स्वतंत्रता 1990 सोवियत संघ के पतन के बाद 1991 में यूक्रेन ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र गणराज्य घोषित किया और पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध को मजबूत करना शुरू कर दिया। आपने देखा यहाँ इतिहास से लेकर यहाँ प्रेजेंट में पश्चिमी देशों के साथ यूक्रेन के संबंध मजबूत शुरू होने 1991 से ही हो गए थे। बुडापेस्ट मेमोरेंडम 1994 परमाणु हथियार, यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार त्याग दिए और बदले में रूस, अमेरिका और ब्रिटेन ने उसकी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी दी। अमेरिका ने जापान को भी ऐसी गारंटी दे रखी है। क्रीमिया संकट 2014 में, यूरो मैदान आंदोलन 2013-14 में यूक्रेन के लोगों ने यूरोपीय संघ के साथ जुड़ने की मांग की। अब जब यूरोपीय संघ से जुड़ने की मांग की तो रूस से समर्थित जो राष्ट्रपति होगा वो तो पद को छोड़ेगा। तो उस समय रूस के समर्थक राष्ट्रपति थे जो रूस के साथ संबंध को अच्छे रखना चाह रहे थे, उन्होंने पद छोड़ दिया। क्रीमिया का कब्जा, रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया, इसे अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। यह कृत्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना गया। 2022 का युद्ध, यहाँ से शुरुआत होता है प्रेजेंट का जो समय चल रहा है। रूस का आक्रमण, फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर क्या कर दिया? हमला। कई फैक्टर होते हैं, प्रमुख फैक्टर नाटो था, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति, यूक्रेन शामिल होना चाहता था नाटो में और रूस के राष्ट्रपति जो है ऐसा बिल्कुल नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि नाटो की इतनी करीब पहुंच से रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। पुतिन ने कहा यूक्रेन का नाटो में शामिल होना रूस की सुरक्षा के लिए खतरा है। डोनबास क्षेत्र का संघर्ष, रूस ने डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों में अपने नियंत्रण का दावा किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया आई जिसमें अमेरिका, नाटो, यूरोपीय संघ ने यूक्रेन का समर्थन किया, रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। आर्थिक तौर पर रूस को कमजोर करने के लिए यूरोपियन संघ ने और अमेरिका ने बहुत बड़े लेवल पर प्रयास किए ताकि रूस कमजोर हो जाए। और इसके विपरीत उन्होंने यूक्रेन का हर तरह से आर्थिक से लेके सैन्य तरीकों से समर्थन किया और ये युद्ध लगातार बढ़ता गया। इस पे अगर थोड़ा प्रैक्टिकल होकर बात करें तो यह युद्ध, आप अगर इस पे सोचें तो इस युद्ध से सबसे ज़्यादा फायदा और सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ, ये आप अगर सोचें तो आपको इसमें अमेरिका और यूरोप पे संदेह प्रश्न चिन्ह खड़ा जरूर करेंगे आप। मौजूदा स्थिति क्या है? मौजूदा स्थिति के अनुसार रूस वर्तमान में यूक्रेन के लगभग 18% क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है, जिसमें कि क्रीमिया भी शामिल है, जो 2014 में कब्जा किया गया था रूस के द्वारा। 2022 में रूस ने डोनेत्स्क, खेरसान, लुहांस्क और जापोरिजिया जैसे 4 और पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों पर अपना दावा किया। हालांकि इन पर उसका पूर्ण अभी नियंत्रण नहीं है। यूक्रेन का रुख क्या है प्रेजेंट में? यूक्रेन ने अपने क्षेत्रों को छोड़ने से इनकार कर दिया। कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र को छोड़ने से इनकार ही करेगा। नाटो में शामिल होने की संभावना को जताया है। जेलेंस्की ने जोर दिया कोई भी नाटो सदस्यता प्रस्ताव पूरे यूक्रेन पर लागू होना चाहिए। देखिए, जेलेंस्की का मानना यह है कि नाटो कोई ऐसा एग्रीमेंट पे नहीं आ जाए कि जो जमीन रूस ने कब्जा कर लिया है उसको छोड़ के नाटो की सदस्यता यूक्रेन को मिले। इससे तो यूक्रेन को नुकसान हो जाएगा। तो जब भी सदस्य बनना चाह रहा है यदि यूक्रेन, तो चाहता है कि ये बात पूरे यूक्रेन पर लागू होनी चाहिए। जो जमीन
रूस कब्जा कर रखा है उस पर भी ये चीज़ लागू होनी चाहिए। उसके बाद नाटो क्षेत्र के तहत सुरक्षा का विस्तार यूक्रेन के उन हिस्सों तक होना चाहिए जो कि उसके नियंत्रण में है। जेलेंस्की ने कहा, यदि हम संघर्ष विराम की बात करें तो हमें यह गारंटी चाहिए कि पुतिन फिर से हमला नहीं करेंगे। देखिए, ये मामला बहुत कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, पुतिन यह चाहते हैं, रूस यह चाहता है कि यूक्रेन शामिल न हो नाटो में, और जो भी बातें जेलेंस्की कर रहे हैं, यूक्रेन कर रहा है, वो नाटो के माध्यम से ही कर रहा है। जैसे सुरक्षा की मांग नाटो के ही माध्यम से किया जा रहा है। ये इसकी मांग या बातचीत, जो कुछ भी संवाद स्थापित की जा रही है, उसमें अमेरिका शामिल हो रहा है, यूरोप शामिल हो रहा है, जबकि रूस इसके घोर विरोधी है। पश्चिमी समर्थन, अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान किया, इससे वार और भी बढ़ गया। डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कहा था कि मैं इस युद्ध को तुरंत ही रुकवा दूंगा, तो उन्होंने रूस से बात भी किया और इस पे भविष्य में इस युद्ध विराम की बात भी कही। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान कीव को अमेरिकी सहायता की आलोचना भी की थी। दावा किया था कि वो इस संघर्ष को घंटों के भीतर समाप्त कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह संभव कैसे होगा। अब तो भविष्य के घर में छिपा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप कैसे करते हैं। अमेरिकी समर्थन में वृद्धि, देखिए एक बड़ा आश्चर्यजनक घटना यह भी हुआ। अब अमेरिका का इसे क्या कहा जाए, डबल माइंडेड कहा जाए, क्या कहा जाए, कि जब डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद बाइडेन प्रशासन ने कीव को अपने समर्थन को बढ़ा दिया। ये देखिए, ये इसको क्या कहा जा सकता है कि एक राष्ट्रपति, एक ही देश के एक राष्ट्रपति जो इलेक्टेड है, वो कह रहा है कि इस युद्ध को तुरंत रुकवा देगा और रूस से भी बात कर रहा है। और दूसरा जो प्रेजेंट में भी बैठा है सत्ता में, बाइडेन, उसने क्या कर दिया कि उन्होंने समर्थन को बढ़ा दिया, नई नई सहायता दिया गया। वो भी नई सहायता में अधिक हथियारों की आपूर्ति की गई, यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग की अनुमति दे दी गई। इस पर क्या हुआ, रूस और भड़क गया। मॉस्को ने इस कदम की कड़ी निंदा की। पुतिन ने नए हाइपरसोनिक मिसाइल के माध्यम से डेनिप्रो शहर पर हमला करने और कीव में सरकारी लक्ष्य को निशाना बनाने की भी धमकी दे दी। नाटो की भूमिका पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, जो कि इस युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक है। यूक्रेन लंबे समय से नाटो में शामिल होने की इच्छा जता रहा है, ये तो हमने बात किया। नाटो की नीति है ओपन डोर नीति, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, ये महासचिव का कहना है। लेकिन इस मामले पर वार्ता और आगे की वार्ता को फिर से शुरू करने की आवश्यकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी कि यदि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता है तो रूस की सुरक्षा के लिए खतरा होगा और गंभीर परिणामों की संभावना भी उन्होंने जता दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने नाटो से यूक्रेन के उन हिस्सों के लिए गारंटीकृत सुरक्षा प्रदान करने का आह्वान किया जो वर्तमान में कीव के नियंत्रण में है, ताकि युद्ध के गर्म चरण को समाप्त किया जा सकते। जो हॉट लेवल पहुंच गया है वार का, उसे समाप्त करने के लिए ऐसा जेलेंस्की गारंटी मांग रहे हैं नाटो से। और यदि ऐसा कोई समझौता शेष यूक्रेन के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करता है और संघर्ष को समाप्त करता है, तो रूस की सेना द्वारा कब्जा किए गए अपने देश के लगभग 5वें हिस्से को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करने को तैयार है। यानी कि वो उस जमीन के ना होने पर भी समझौता करना चाहते हैं, शांति स्थापित करना चाहते हैं रूस के साथ। यदि कि वो नाटो की सदस्यता की अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ता है तो वह शांति समझौते पर विचार कर सकता है। ये कौन कह रहा है, रूस कह रहा है, रूस के राष्ट्रपति कह रहे हैं। जो उनका शुरू से ये मुद्दा रहा है कि नाटो की सदस्यता की महत्वाकांक्षा यदि छोड़ दे यूक्रेन तो शांति पर विचार कर सकते हैं। जेलेंस्की ने यह भी जोर दे दिया नाटो सुरक्षा की गारंटी प्रदान करे। हर जगह नाटो आ रहा है जेलेंस्की और यूक्रेन के साथ। भू राजनीतिक महत्व इसका क्या है, इस युद्ध का भू राजनीतिक महत्व क्या क्या है। देखिए, यूक्रेन को पश्चिमी और नाटो से दूर रखना चाहता है रूस, अपने क्षेत्रीय प्रभाव को मजबूत करना चाहता है। रूस शुरू से एक मजबूत देश रहा है, इसकी साख इधर कुछ वर्षों से कम हुई है, जिसमें अमेरिका और यूरोपियन देशों की भूमिका ज़्यादा रही है कमज़ोर करने में। रूस अपना वर्चस्व को खोना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि अपने वर्चस्व को जो सोवियत यूनियन के समय एक था उसे वो वापस पाए। ये हालांकि रूस के लिए इतना आसान नहीं होगा प्रेजेंट सिनेरियो में, लेकिन रूस इसे कुछ हद तक पाना चाहता है। उसके बाद यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहता है। संप्रभुता यानी कि वो अपने ज़मीन को, अपनी आज़ादी को, अपनी डिसीजन को खुद लेना चाहता है। कोई भी देश स्वतंत्रता चाहता है, वो चाहता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, चाहे वो नाटो में शामिल हो, न शामिल हो या कुछ भी हो। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कुछ कुछ चीज़ें पूरी तरह से साफ नहीं होती है, तो कभी कभी कुछ देशों को, अपने पड़ोसी को और बहुत कुछ चीज़ों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। पश्चिमी देशों के साथ मजबूत संबंध बनाना चाहता है यूक्रेन, और ऐसा नहीं चाहता है रूस। यह काफ़ी द्वंद्व और कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ये बहुत ही द्वंद्व वाली बात है कि रूस चाहता है कि यूक्रेन ऐसा ना करे। यूक्रेन कहता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं जो चाहूँ करूँ। यूरोप, अमेरिका यूक्रेन के माध्यम से शायद रूस को कमज़ोर करना चाहते हैं। यूक्रेन खुद को आधुनिक विकास का माध्यम अमेरिका और यूरोपियन देशों के साथ जोड़कर देखता है।
पश्चिम रूस को कमजोर करना और यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखते हैं। निष्कर्ष क्या है? देखिए, रूस यूक्रेन संघर्ष आधुनिक इतिहास का सबसे जटिल और दूरगामी प्रभाव है, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया। यह न केवल दो देशों को बल्कि पूरे विश्व को आर्थिक, राजनीतिक और मानवीय दृष्टिकोण से प्रभावित कर रहा है। कई लोगों की जान चली गई, कई बच्चे मारे गए और कितने करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है। तो देखिए, शांति वार्ता और कूटनीति संघर्ष को समाप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसा कि हमने कल के वीडियो में बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। तो वार्ता होते रहना चाहिए कूटनीतिक तौर पे, ताकि इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए कोई ना कोई रास्ता आज या कल निकल जाए। जेलेंस्की संघर्ष विराम के लिए गारंटी और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की मांग कर रहे हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों का यूक्रेन के प्रति समर्थन रूस के आक्रामक कदमों में और बढ़ा रहा है। सेना नेतृत्व में परिवर्तन जो कि अभी यूक्रेन ने किया है, इससे यह भी संकेत मिल रहा है कि यूक्रेन अपनी युद्धक रणनीति को और मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। तो चीज़ें काफ़ी कम्प्लेक्स भी नजर आ रही है, लेकिन दोनों पक्षों की कठोर मांगे इसे तुरंत हल करने में बाधा भी बन रही है। रूस भी कठोर मांग कर रहा है और यूक्रेन भी कठोर मांग कर रहा है। अब दोनों की मांगे कठोर होगी तो समाधान तो होना ही मुश्किल हो जाएगा। शांति समझौते या संघर्ष को समाप्त करने के लिए विभिन्न पक्ष अपने अपने रूप में कुछ लचीलापन दिखाना होगा। बिना लचीलापन दिखाए समझौता मुश्किल दिख रहा है। यूक्रेन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की मांग कर रहा है, जबकि रूस अपनी सुरक्षा चिंताओं का हवाला दे रहा है। अमेरिका में नेतृत्व परिवर्तन और नाटो की भूमिका के बीच आने वाले समय में इस संघर्ष के समाधान की दिशा में नए प्रयास देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गया निष्कर्ष। आप सोच रहे होंगे कि इस विषय पर हमने भारत की भूमिका पे तो चर्चा ही नहीं की। बिल्कुल हम करेंगे और विस्तार से करेंगे। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका एक संतुलनकारी रही है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में गौतम बुद्ध द्वारा जो दिया गया था विचार मध्यम मार्ग का, उसका उपयोग आज ज़्यादा से ज़्यादा देशों के द्वारा किया जाता है और भारत प्रमुख रूप से इसका उपयोग करता है। देखिए, भारत जो कि एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है, इस युद्ध में एक संतुलित और तटस्थ भूमिका निभा रहा है। भारत का रुख इस युद्ध में उसे के कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक हितों को ध्यान में रखते हुए ही तैयार किया गया है। देखिए, भारत एक्सट्रीम नहीं हो सकता है, किसी एक देश के साथ इतना करीब नहीं जा सकता है कि दूसरे देश को नाराज कर सके। भारत अभी वैसी स्थिति में नहीं है। ऐसा कर सकता है बहुत हद तक अमेरिका और चीन जैसे देश ही कर सकते हैं। भारत संतुलन में विश्वास करता है और भारत की स्थिति जो आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक, सामरिक है, वो उसे मध्यम मार्ग पे ही बेहतर ढंग से ला सकती है। तो पहला क्या है कि भारत का तटस्थ रुख है। संयुक्त राष्ट्र कैसे आप समझ सकते हैं इसको उदाहरण से। जैसे संयुक्त राष्ट्र में जब वोटिंग हुआ तो भारत ने रूस के खिलाफ लगाए गए प्रस्ताव पर मतदान से अनुपस्थित हो गया और इसमें वो अपने आप को न्यूट्रल रखा, ना ही रूस के साथ गया ना ही यूक्रेन के साथ गया। भारत ने कहा कि वह संवाद और कूटनीति के माध्यम से इस संघर्ष का समाधान करना चाहता है, जो कि हमेशा भारत इस पक्ष में रहा है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से शांति स्थापित करने की भी अपील की। रूस और पश्चिम के बीच संतुलन कैसे बनाया रूस भारत का पारंपरिक सहयोगी रहा, विशेषकर रक्षा के क्षेत्र में शुरू से ही रूस ने भारत की बहुत मदद की है। तो भारत कभी भी रूस के खिलाफ जा ही नहीं सकता प्रेजेंट समय में या फ्यूचर के कुछ वर्षों तक। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। यदि रूस की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा घट जाए या बढ़ जाए तो चीज़ें बदल सकती है। दूसरी ओर भारत के पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ भी मजबूत व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध है। पश्चिमी देशों के पास मॉडर्न डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, अमेरिका के पास भी यही चीज़ें हैं, तो भारत इससे कट नहीं सकता है, तो इसलिए छोड़ नहीं सकता है। भारत ने दोनों पक्षों के साथ संबंध बनाए रखने का प्रयास किया है। आप देखे होंगे पिछले कुछ वर्षों से जब से एस जयशंकर विदेश मंत्री बने हैं और मोदी का कार्यकाल आया है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में चीज़ों को संतुलित और इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना शुरू किया है भारत ने। यानी कि जैसे अगर पश्चिम देशों के साथ रिश्ते बेहतर हैं तो रूस के साथ भी रिश्ते बेहतर हैं। अगर पश्चिम देश कभी कुछ शक्ति दिखा रहे हैं, अमेरिका कभी बोल रहा है कि आप तेल ना खरीदो, तो भारत पूरी तरह से उनकी बातों को मान नहीं रहा है। रूस तेल खरीद रहा है, रूस से भारत जो है तेल खरीद रहा है। दूसरा, रूस के साथ भारत के संबंध, रक्षा सहयोग। आप जानते हैं भारत अपनी अधिकांश रक्षा उपकरण और हथियार रूस से ही आयात करता है। हम फैक्ट्स यहाँ नहीं दे रहे हैं कि कितने बिलियंस डॉलर्स का खरीदे, ये फैक्ट्स तो आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि आपकी समझ ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो। रूस पर प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस के साथ रक्षा सौदों को बनाए रखा। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने रूस से रियायती दरों पर तेल आयात किया। देखिए यहाँ पे भारत ने कैसे अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। युद्ध चल रहा है, यूरोपियन संघ
और अमेरिका रूस पे प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन भारत इसका फ़ायदा उठा रहा है, रियायती दरों पे तेल को आयात कर रहा है। ये भारत की एक अच्छी रणनीति अब जो बदलाव देखने को मिल रही है। रूस से ऊर्जा आयात बढ़ाने के भारत के फैसले की पश्चिमी देशों ने तो आलोचना की, लेकिन भारत ने इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उसने इसे अपना हिस्सा बताया, ऊर्जा सुरक्षा का हिस्सा बताया। रणनीतिक साझेदारी, रूस के साथ भारत की ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध है। भारत ने यह सुनिश्चित किया कि रूस के साथ उसके संबंध युद्ध से प्रभावित ना हो। पश्चिमी देशों के साथ भारत के संबंध, अमेरिका और यूरोप संघ ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। उन्होंने भारत पर दबाव डाला कि वह रूस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने संतुलन बनाने का प्रयास किया, अपने निर्णय को स्वतंत्र और राष्ट्रीय हितों पर आधारित बताया। भारत ने स्पष्ट किया कि वह किसी एक पक्ष का समर्थन करने के बजाय शांति और स्थिरता के लिए काम करना चाहता है। कूटनीतिक प्रयास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने के लिए कूटनीतिक आह्वान किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत किया आज, और कहा आज का युग युद्ध का युग नहीं है, जो भारत के रुख को दर्शाता है कि विवाद का समाधान बातचीत के माध्यम से होना चाहिए। G20 सम्मेलन में भारत का योगदान क्या रहा? 2023 में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जहां रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा किया गया। भारत ने वैश्विक नेताओं को शांति वार्ता की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। मानवता के लिए भारत की सहायता, यूक्रेन में फंसे भारतीयों का बचाव। युद्ध के शुरुआती चरण में भारत ने ऑपरेशन गंगा, इसको याद रखिएगा, के तहत हजारों भारतीय छात्रों और नागरिकों को यूक्रेन से निकाला। भारतीय वायुसेना और नागरिक विमानों का उपयोग कर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित भारत वापस लाया गया। यह दिखाता है कि भारत ने कैसे इतने बड़े युद्ध में फंसे भारतीयों को बचाया। एक बड़ा ऑपरेशन था, ऑपरेशन गंगा। मानवीय सहायता, भारत ने यूक्रेन को चिकित्सा आपूर्ति और मानवीय सहायता भी प्रदान किया। प्रभावित नागरिकों के लिए खाद्य सामग्री और दवाइयों की आपूर्ति की। देखिए कैसे भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जब आप पढ़ेंगे समझेंगे ना, तो देखेंगे कैसे भारत संतुलन बनाता है, सभी देशों के साथ संवाद भी स्थापित करता है, युद्ध से प्रभावित लोगों की मदद भी करता है, अपने लोगों को वापस लाता है, और जहां मौका मिलता है, जैसे रूस से यदि रियायत पे तेल मिल रहा है तो वहां ये खरीदता भी है। ये अच्छा रणनीति है। आर्थिक और भू राजनीतिक प्रभाव, रूस भारत व्यापार, युद्ध के दौरान रूस भारत का प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता बन गया, रियायत पे तेल खरीदता गया और बढ़ा भी दिया। भारत ने रूसी तेल को रियायती दरों पर खरीदकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की। ऐसा होता है, जब भी दो देशों के बीच युद्ध होता है तो कई देश उसका फायदा उठाते हैं। युद्ध के कारण यूक्रेन और रूस के गेहूं निर्यात में बाधा आई। भारत ने गेहूं निर्यात बढ़ाकर वैश्विक बाजार में योगदान दिया। देखिए भारत को कहाँ कहाँ फायदा हो रहा है, ऊर्जा के क्षेत्र में और गेहूं निर्यात में बढ़ोतरी होती है। आलोचना और समर्थन, पश्चिमी देशों की आलोचना, पश्चिम देश अमेरिका और यूरोपीय देश ने रूस से रियायती तेल खरीदने पर भारत की कड़ी आलोचना की, जिसका जवाब भारत ने और हमारे विदेश मंत्री ने बेहतर ढंग से दिया है। भारत के तटस्थ रुख को नैतिक जिम्मेदारी से पीछे हटना बताया गया है। तो इस पे भी आपने एस जयशंकर जी का, हमारे विदेश मंत्री का बयान सुना होगा, बहुत ही तार्किक और संतुलित जवाब उन्होंने दिया था। रूस का समर्थन, रूस ने भारत के तटस्थ रुख और कूटनीतिक प्रयासों की सराहना की, क्योंकि रूस को ऐसा लगता है कि ऐसा कर भारत ने कहीं ना कहीं डायरेक्टली रूस का समर्थन नहीं किया। भारत का उत्तर, भारत ने कहा उसकी प्राथमिकता राष्ट्रीय हित है और मानवीय दृष्टिकोण है। राष्ट्रीय हित में उसने जो काम किए, हमने चर्चा उस पर भी कर लिया। मानवीय दृष्टिकोण के तहत उसने यूक्रेन में जो भी लोगों की सहायता है उन्होंने भरपूर प्रयास किया। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि वो किसी भी संघर्ष का समाधान शांति और संवाद के माध्यम से ही चाहता है। भारत का संतुलित दृष्टिकोण, चुनौतियां और अवसर। अब देखिए, जब आप कुछ संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं तो कई बार कुछ ना कुछ चीज चुनौतियां आती है। चुनौतियां क्या है? रूस और पश्चिम के बीच संतुलन बनाए रखना, पश्चिमी देशों के दबाव का सामना करना, रूस के साथ रक्षा और ऊर्जा सहयोग बनाए रखना, ये भारत के लिए चुनौती है। अवसर क्या है? वैश्विक शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभाना, रूस और पश्चिम के बीच संवाद के लिए सेतु का कार्य करना, ऊर्जा और खाद्य संकट के समाधान में योगदान देकर वैश्विक नेता के रूप में उभरना। निष्कर्ष, रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने एक संतुलित, तटस्थ और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया है। कोई भी व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ रहा होगा, उसको भारत की रूस यूक्रेन में जो भूमिका है उससे बहुत कुछ सीख सकता है। भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति की दिशा में काम किया। कूटनीतिक, सभी के साथ मित्रता और संघर्ष से दूरी की नीति पर आधारित रहा। यह रुख भारत को वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार और परिपक्व शक्ति के रूप में स्थापित करता है, जो न केवल अपने हितों की रक्षा करता है बल्कि शांति और स्थिरता के लिए भी काम करता है। आप भारत की इस भूमिका के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ उसमें भारत ने तटस्थता की जो अप्रोच अपनाई, जिस तरीके से उसने अमेरिका जैसे सुपर पावर को, यूरोपीय संघ जैसे पावरफुल संघ के साथ उसने इस पूरे ही घटनाक्रम को संभाला है, और साथ में रूस और यूक्रेन को भी संभाला है, और रूस के साथ अपनी ऊर्जा क्षमता को रियायत पे जिस तरीके से प्राप्त किया है और यूक्रेन को मानवीय सहायता दी है, यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि में से एक है। तो आज की इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही। आपके पास कोई फीडबैक हो
तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। यदि उसकी उपयोगिता होती है तो हम उसे लागू करेंगे। बहुत बहुत